हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट करना ना भूलें। गाइस आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही डरावने केस के बारे में, जो है मैरी एन होम्स नाम की एक औरत के बारे में। मैरी एरिज़ोना के एक छोटे से टाउन थैचर में रहती थी। थैचर एक ऐसी जगह था जहाँ पर लोग अपने दरवाजे और खिड़कियाँ खुली रखकर भी सो सकते थे। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ पर कोई भी चोरी या कोई भी मर्डर के केसेस नहीं थे और लोगों को उस टाउन में बहुत ही सेफ फील होता था। मगर 29 साल की मैरी के साथ जो हादसा हुआ उसने उस टाउन के रहने वाले लोगों की सोच बदल कर रख दी। मैरी एक सिंगल मदर थी और वो अपनी 4 साल की बेटी एशली और 18 महीने की बेटी सारा के साथ एक रेंट के घर में रहती थी। लाइफ बड़ी ही नॉर्मल चल रही थी, मगर 9 जुलाई 1995 की सुबह कुछ अलग थी। टाउन में सभी लोग अपने अपने घरों में अपना काम कर रहे थे, हमेशा की तरह सब सेफ फील कर रहे थे। मगर उस दिन मैरी की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 9 जुलाई 1995 की सुबह एक आदमी मैरी के घर के पिछले दरवाजे से उसके घर में घुस जाता है और उस पर बुरी तरीके से अटैक करना शुरू कर देता है। वो उसके कपड़े काट देता है और एक रस्सी से उसका गला घोंटने लगता है। बस इतना ही नहीं, उसके बाद उस आदमी ने मैरी का रेप करना शुरू किया। उस आदमी ने खुद तो मैरी का रेप किया ही, साथ ही उसने कई अनजाने ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके भी उसका रेप किया। और उसके बाद उसने बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट से उसके सर पर बहुत बुरी तरह वार किया। और पुलिस के मुताबिक शायद ये वही ऑब्जेक्ट था जिससे मैरी का वो रेप कर रहा था। इसके बाद होना क्या था, मैरी इतना सब टॉर्चर सह नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। गाइज एक नॉर्मल सी लड़की जो अपने मदरहुड को एंजॉय कर रही थी, उसके घर में अचानक से एक अनजाना आदमी घुसता है और उसकी इतनी बुरी तरीके से हत्या कर देता है। शायद ये कहानी सुनने में आपको बहुत ही दर्दनाक लग रही होगी, मगर इस कहानी के कुछ और भी पहलू हैं जो शायद इससे भी ज़्यादा दर्दनाक हैं। जिस कमरे में मैरी के साथ ये सब हो रहा था, उसी कमरे में उसकी 4 साल की बेटी एशली और 18 महीने की बेटी सारा ये सब कुछ देख रही थी। जो हत्यारा उस घर में घुसा था उसने मैरी के साथ तो जो किया वो किया ही था, साथ में उसने मैरी की बड़ी बेटी एशली के कपड़े भी काट दिए थे और उसके हाथों को भी रस्सी से बांध दिया था। मगर इस पूरे केस में बड़ी अचंभित करने वाली बात यह है कि उस हत्यारे ने मैरी की दोनों बेटियों को कुछ भी नहीं किया। बस उसने मैरी की जान ली और फिर वो वहाँ से चला गया। और इसके बाद मैरी की 4 साल की बेटी एशली अपनी माँ के मृत शरीर के साथ कई घंटों तक बैठी रही और रोती रही। मगर कुछ घंटों बाद वो बिना कपड़ों के ही अपने घर से भागने लगी और भागते भागते वो अपने पड़ोसी के घर पहुंच गई। और पड़ोस में रहने वाली औरत के पास जाकर उसने सिर्फ इतना कहा कि मेरी माँ मर चुकी है। एशली की हालत देखने के बाद और उसने जो कहा वो सुनने के बाद उसकी पड़ोसन ने पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो जो दृश्य उन्होंने देखे उसके बाद वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि मैरी के हाथों पे हथकड़ी बंधी हुई है और उसकी पूरे शरीर पर खून ही खून है। मैरी की 18 महीने की बेटी उसी के खून में खेल रही है। गाइस अब मैं आपको वो पिक्चर दिखाने वाली हूँ जो मैरी की 4 साल की बेटी ने इस हादसे के बाद बनाई थी। तस्वीर को देखकर लगता है कि उसने क्राइम सीन की ही पूरी तस्वीर बना दी है। इस ड्राइंग में मैरी ज़मीन पर लेटी हुई है और उसके सर में चाकू जैसा हथियार नज़र आ रहा है। जब पुलिस ने क्राइम सीन की और जांच करनी शुरू की तो वहाँ पर उन्हें खून से सना हुआ एक जूते का प्रिंट दिखाई दिया। जब उस जूते के प्रिंट का साइज़ लिया गया तो वो 11 और 12 नंबर के बीच का था। साथ ही जो हथकड़ियाँ मैरी के हाथों पर बंधी हुई थी उस पर भी फिंगरप्रिंट्स के निशान पाए गए, जिसपे से थोड़ा बहुत DNA का सबूत भी पुलिस इकट्ठा कर पाई। मगर ये केस 1995 का है और उस समय DNA टेस्ट्स बड़े मुश्किल से होते थे। पुलिस को जांच में एक और चीज़ पता लगी कि जिस दिन मैरी की मौत हुई थी उससे एक दिन पहले ही उसने अपने घर के बाहर का आंगन किसी को सेल किया था और वो सेल करने के बाद उसने कुछ पैसे भी कमाए थे। मगर जिस हत्यारे ने उसकी जान ली उसने वो पैसे भी चुरा लिए थे। मैरी के एक पड़ोसी का ये मानना था कि इस मर्डर का कनेक्शन कहीं ना कहीं मैरी ने जो आंगन की सेल की थी उससे रिलेटेड है। उसके मुताबिक मैरी सभी को ये बता रही थी कि उसने अपने घर के आंगन की सेल करके कितना ज़्यादा पैसा कमाया है
और शायद किसी आदमी ने ये सब सुन लिया था और उसके पैसों पर नज़र थी, जिस वजह से वो आदमी उसके घर वो पैसे चुराने पहुंचा और साथ ही उसने मैरी की हत्या भी कर दी। मगर गाइज आप खुद ही सोचिए, अगर किसी आदमी को सिर्फ मैरी के पैसों से मतलब था तो वो मैरी की जान लेने से पहले उसके साथ वो सब क्यों करता जो उसने किया। पुलिस इस केस में किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी, मगर इस केस में 3 लोग ऐसे थे जिन पर पुलिस को बहुत ज़्यादा शक था। उसमें से पहला आदमी है डेविड ब्लैक। डेविड ब्लैक वो आदमी है जिसके पिता ने मैरी को अपना घर रेंट पर दे रखा था। मैरी ने डेविड को कई बार घर के पिछले दरवाजे का लॉक ठीक करने के लिए पैसे दिए थे। हालांकि वो टाउन बहुत ही सेफ था, मगर फिर भी मैरी को चिंता थी कि रात को सोते वक्त कोई भी पिछले दरवाजे से उनके घर में घुस सकता है, क्योंकि वो दरवाज़ा बंद नहीं होता था। मगर कई बार डेविड को पैसे देने के बाद भी डेविड ने वो दरवाजे का लॉक फिक्स नहीं किया था और उसी दरवाजे से हत्यारा घर के अंदर घुसा था। अब मैं बात करती हूँ इस केस के दूसरे सस्पेक्ट के बारे में, जॉन बर्जी। जॉन बर्जी मैरी का एक्स बॉयफ्रेंड था जो फ्लोरिडा में रहता था। मैरी ने उसके खिलाफ एक बार पुलिस में कंप्लेंट भी की थी, क्योंकि जॉन उसे फ़ोन पर डरा धमका रहा था कि उसे पता लग गया है कि मैं थैशर में रहती हूँ और वो मेरा पीछा करते करते यहाँ पहुँच सकता है। मैरी की मौत के बाद पुलिस ने जॉन बर्जी का भी इंटरव्यू लिया, मगर उसके बाद ये पता लगा कि जिस समय ये सब हुआ उस समय जॉन थैचर में था ही नहीं और उसे भी छोड़ दिया गया। इस केस का तीसरा सस्पेक्ट था फिलिप टर्ली, और यही वो एक ऐसा इंसान था जिस पर पुलिस को सबसे ज़्यादा शक था। और शायद आगे की कहानी सुनने के बाद आप लोगों को भी इसी आदमी पर सबसे ज़्यादा शक होगा। इस आदमी का मैरी के साथ बहुत ही अजीब सा कनेक्शन था। कुछ लोग बोलते हैं कि इस आदमी ने मैरी के साथ डेट किया था, मगर कुछ लोगों का मानना है कि ये लोग सिर्फ एक दूसरे को जानते थे और शायद ही कभी किसी एक डेट पर गए हों, मगर इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं था। मगर वहीं दूसरी तरफ फिलिप मन ही मन में मैरी को लेकर कई सपने देख चुका था। फिलिप ने अपने फैमिली मेम्बर्स को ये तक बता दिया था कि उसने मैरी के साथ सगाई कर ली है, मगर ये बात कहीं से भी सच नहीं थी। उसने सबको ये भी बताया था कि उसने एक टाउन में एक ज़मीन भी ले ली है और वहाँ पर वो मैरी और अपने लिए एक ड्रीम हाउस बनाना चाहता है, और इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं थी। मगर कोई पक्के सबूत ना होने के कारण पुलिस इस बार भी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रही थी। हत्या के कई साल बाद एक टीवी शो आया जिसका नाम था कोल्ड जस्टिस। ये ऐसा शो था जिसमें अनसॉल्व्ड केसेस को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश की जाती थी, और इसी शो का एक एपिसोड मैरी के ऊपर था। जब इस शो में मैरी की हत्या के बारे में बात हो रही थी तो फिलिप टर्ली का नाम आना तो जायज़ ही था, और इसी शो के दौरान फिलिप टर्ली की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ इंटरव्यू हुआ, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड ने कुछ ऐसी बातें बताई जिससे लोगों का शक फिलिप पर और गहरा हो गया। इंटरव्यू के दौरान उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया कि फिलिप को लड़कियों के साथ जोर ज़बरदस्ती से संबंध बनाना पसंद था। उसकी किसी भी एक्स गर्लफ्रेंड की उसके बारे में सोच अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसने सभी के साथ ज़बरदस्ती की थी और मारपीट की थी। साथ ही पुलिस को मैरी के घर के बाहर जो जूतों के निशान मिले थे उनका साइज़ भी 11 से 12 नंबर के बीच में था, और फिलिप का जूता भी 11 नंबर का ही था। साथ ही फिलिप एक प्रिजन गार्ड भी था, और प्रिजन गार्ड के पास हथकड़ी होना और डंडा होना लाजमी है, और इन्हीं सब हथियारों का इस्तेमाल हत्यारे ने मैरी की जान लेते वक्त किया था। मगर गाइस आप सबको जानकर हैरानी होगी कि इतने सारे सबूत होने के बाद भी ये केस आज तक अनसॉल्व्ड ही रहा है। हालांकि 2016 में फिलिप को जेल ज़रूर हुई, मगर मैरी के केस के लिए नहीं। असल में फिलिप ने चाकू मारकर 2 लोगों की जान लेने की कोशिश की थी। फिलिप एरिज़ोना में किसी कपल के साथ रह रहा था, और जब उस कपल को फिलिप के बारे में पता लगा कि उसका संबंध मैरी के केस के साथ कहीं ना कहीं है, तो उस कपल ने आसपास के लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि हमारे साथ जो आदमी रह रहा है वो कितना ख़तरनाक हो सकता है, जिस वजह से फिलिप को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों की चाकू से जान लेने की कोशिश की, जिसके चलते उसको जेल हो गई।
मगर आज तक पुलिस ये पता नहीं लगा पाई है कि मैरी का हत्यारा कौन है। और उसकी मासूम बच्चियों ने उस छोटी सी उम्र में जो भी कुछ देखा और सहा, उसका प्रभाव आज भी उन दोनों के दिमाग पर है, स्पेशली मैरी की बड़ी बेटी एशली पर। और वो आज भी अपनी माँ के हत्यारे के पकड़े जाने के लिए प्रार्थना करती है। और गाइज, एशली भी इस केस में किसी अहम सबूत की तरह पेश नहीं आ पाई, और इसकी वजह सिर्फ एक ही थी, उसकी छोटी सी 4 साल की उम्र। वो सिर्फ एक ड्राइंग बना पाई जिसमें हत्यारे की ड्राइंग बिल्कुल नहीं थी, और बस वो पुलिस को इतना ही बता पाई कि जो आदमी उस दिन घर में घुसा था वो शेर की तरह दिखता था। अब इससे पुलिस 2 ही अंदाजे लगा सकती थी कि शायद उस आदमी के लंबे बाल थे और उसकी मूछें भी थी। फिलिप टर्ली ने जिन 2 लोगों पर चाकू से वार किया था, उस केस के चलते वो आज भी जेल में बंद है, मगर अभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि फिलिप टर्ली ही मैरी का हत्यारा है। शायद वो मैरी का एक्स बॉयफ्रेंड जॉन बर्जी भी हो सकता है, और जिसके घर पे वो रेंट पर रहती थी उसका बेटा डेविड ब्लैक भी उसका हत्यारा हो सकता है, या फिर इन तीनों के अलावा भी कोई और उसका हत्यारा हो सकता है जो खुलेआम घूम रहा है और वो सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। गाइज, लेट्स होप कि ये अनसॉल्व्ड मर्डर केस एक ना एक दिन सॉल्व हो जाएगा और मैरी के साथ इतना बुरा जिस भी आदमी ने किया वो एक दिन ज़रूर पकड़ा जाएगा और उसे अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। आप सबका इस केस के बारे में क्या सोचना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। Until then, signing off.